सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 2 कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 3 समास पृष्ठ संख्या 146 से 150। चर्चा होगी व्याख्यान 1 के प्रश्नोत्तर की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था समास की परिभाषा, संधि और समास में अंतर, समास के भेदों के नाम, ध्यान रखने योग्य बातें और तत्पुरुष समास की चर्चा की थी। सबसे पहले समास की परिभाषा की बात करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रकार बनने वाले जो शब्द होते हैं वो समस्त कहलाते हैं। संधि और समास में अंतर। संधि दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, जबकि समास शब्दों या पदों का मेल होता है। संधि युक्त शब्द को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है, जबकि समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। बात आती है समास के भेदों की। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय समास, उसके बाद आता है हमारा अव्ययी भाव, फिर बहुब्रीहि, फिर द्वंद्व और फिर द्विगु समास। ध्यान देने योग्य बातों पर ध्यान दीजिए। क्या होती हैं ध्यान देने योग्य बातें? सबसे पहले दो या दो से अधिक पदों के योग से बने पद को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद या समासिक शब्द बनाते समय दोनों शब्दों के बीच परसर्ग, अन्य शब्द या योजक, अव्यय आदि शब्दों का लोप हो जाता है। समस्त पद के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व पद या उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद या तो मिलाकर लिखे जाते हैं या योजक चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, सर्दी गर्मी योजक चिन्ह लगा के लिखे गए हैं, जबकि रेल दूत, यात्रा, रेल यात्रा ये सब मिलाकर लिखे जाते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षेपण से अति छोटा करना। इसके प्रयोग से ध्वनि, रूप, रचना, वाक्य रचना तथा अर्थ चारों स्तरों का संक्षेपीकरण होता है, यानी उनको छोटा करते हैं हम। समास तभी बनता है जब पद में अर्थ तथा संगति पर हो, अर्थात उसका अर्थ होता है उन शब्दों का, तभी समास बनता है, अन्यथा समास नहीं बन सकता। बात आती है तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाली विभक्ति चिन्हों यानी कारक चिन्हों यानी प्रसर्गों का लोप कर दिया जाता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं बेटा? तत्पुरुष समास के 7 भेद हैं। सबसे पहले आता है हमारा कर्म तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष, फिर संप्रदान तत्पुरुष, फिर अपादान तत्पुरुष, फिर संबंध तत्पुरुष, फिर अधिकरण तत्पुरुष, और इसका एक और भेद माना जाता है जिसे हम न्याय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ऐसा मानना है कि तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी माने जाते हैं, जिसे हम कर्मधारय और द्विगु समास भी कहते हैं। बाकी 4 मुख्य रूप से समास के भेद होते हैं, चाहे वो तत्पुरुष हो, अव्ययी भाव हो, द्वंद्व हो या बहुव्रीहि समास हो। ये समास के मुख्य 4 भेद हैं, जबकि कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही उपभेद के रूप में जाने जाते हैं संस्कृत में। हिंदी में इनका मुख्य रूप मान लिया गया है। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। कल के व्याख्यान में हमें कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष के विषय में जाना था। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष के अगले भेद संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। यानी कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, विभक्ति चिन्ह का लोप कर देते हैं। कौन सी विभक्ति चिन्ह? के लिए विभक्ति चिन्ह। इससे पहले हमने कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह का लोप किया था, करण में हमने से विभक्ति चिन्ह का लोप किया था, और संप्रदान तत्पुरुष में हम के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप करेंगे। हमारे पास समस्त पद है यज्ञशाला और मालगाड़ी। समास का विग्रह होता है यज्ञ के लिए शाला, माल के लिए गाड़ी। लेकिन जब हमें इनका समस्त पद बनाना होगा तो हमें ये के लिए परसर्ग चिन्ह हटाना होगा। समस्त पद बनाने के लिए हमें समास विग्रह में से बीच में आने वाले विभक्ति चिन्हों, योजक चिन्हों का लोप करना होता है, तब वो हमारा समस्त पद बनता है। अगर हम के लिए हटा देते हैं तो शब्द बन जाता है यज्ञशाला। मालगाड़ी के लिए में से हटा देते हैं के लिए तो बन जाता है माल गाड़ी। ऐसे ही आगे देखिए बेटा, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री समान, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, दान पेटी, दान के लिए पेटी, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ होता है घर, देव बलि, देव के लिए बलि।
अब समस्त पद बनाने के लिए हमें इसके लिए परसर्ग का चिन्ह जो है वो हटाना होगा। साधारण सी बात है कि इनका जो अर्थ होता है वही विग्रह होता है, और विग्रह में से जब समस्त परसर्ग चिन्ह को हटा दिया जाता है तो वो समस्त पद बन जाता है। अगला है गुरु दक्षिणा, यानी गुरु के लिए दक्षिणा। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय यानी खर्च। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला यानी घर। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला यानी स्थान। स्नान गृही यानी स्नान के लिए गृह मतलब घर। अब हमें समस्त पद बनाने के लिए क्या करना है, इनके बीच में आने के वाले के लिए परसर्ग चिन्ह को हटाना है। जब हम इनमें से परसर्ग चिन्ह हटा देंगे तो शब्द हमारे समस्त पद के रूप में ये सामने आ जाएंगे। इनका अर्थ के लिखना होता है हमें कि गुरु के लिए दक्षिणा, धन इत्यादि देना, रास्ते के लिए खर्च, धर्म के लिए प्रयोग करने के लिए स्थान, स्नान के लिए नहाने के लिए घर। तो ये सारे शब्दों के अर्थ ही होते हैं जो हम एक समास विग्रह के रूप में लिखते हैं, और समस्त पद बनाने के समय में हमें इन विभक्ति चिन्हों, इन परसर्गों का लोप करना होता है। अब बात आती है बेटा अपादान तत्पुरुष समास की। अपादान समास क्या होता है? रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। जहाँ अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। देखिए, रोग से मुक्त यानी कि अलग हो जाना, धन से हीन मतलब अलग हो जाना। देखो, जहाँ अलग होने का भाव प्रकट हो रहा हो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। जहाँ किसी चीज से कार्य संपादित किया जा रहा हो वहाँ पर करण तत्पुरुष होता है। यहाँ अब अलग होने का भाव प्रस्तुत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष है। और अपादान कारक में क्या होता है, हम से परसर्ग का लोप करते हैं समस्त पद बनाने के समय में। से है ये, इसको हटा देंगे तो शब्द बन जाएगा रोग मुक्त, धनहीन। विग्रह करते समय विभक्ति चिन्हों को साथ लिखना होता है, और समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप करना होता है। देखो, रोग मुक्त का अर्थ क्या होता है, रोग से मुक्त हो जाना, आजाद हो जाना। धन से हीन हो जाना यानी अलग हो जाना। तो सारे भाव हैं, इन्हीं के अर्थ को हम समस्त पद से विग्रह के रूप में लिखते हैं। देश निकाला, देश से निकाला यानी अलग कर देना, बाहर फेंक देना। स्वर्ग से पतित, स्वर्ग पतित। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। उद्देश्यहीन, उद्देश्य से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश से निकाला, अलग कर दिया। स्वर्ग से गिरा हुआ, अलग हो गया। नेत्र से हीन मतलब आंखों से अलग है। उद्देश्य से हीन यानी जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। पथ से भ्रष्ट यानी पथ से गलत मार्ग पर जाने वाला, पथ से हट करके दूसरे रास्ते पर चले जाना। लेकिन जब हम इनमें से इनसे परसर्ग चिन्हों को हटा देंगे तो शब्द बनेंगे देश निकाला, स्वर्ग पतित, नेत्रहीन, उद्देश्यहीन, पथ भ्रष्ट। इन सब के अर्थ यही है जो इसका समास विग्रह है। आगे शब्द देखिए, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। सेवा मुक्त, कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। देखो, धर्म से विमुख मतलब अलग हो जाना। मुख का होता है चेहरा यानी सामने, और विमुख मतलब सामने से हटाना यानी धर्म से हटाना, धर्म से अलग होना। तो अगर हम इस से परसर्ग को हटा देंगे तो शब्द बन जाएगा हमारे पास धर्म विमुख। सेवा मुक्त मतलब सेवा से आजाद करना, सेवा से अलग कर देना। कार्य से मुक्त होना, कार्य से आजाद होना, काम से आजाद होना। बुद्धिहीन मतलब बुद्धि से हीन, और लक्ष्य भ्रष्ट यानी अपने लक्ष्य से अलग होना। तो जब हम सही परसर्गों का जो अर्थ है वो इनके अलग होने के भाव में प्रयुक्त हो रहा है, यानी धर्म से अलग किया जा रहा है, सेवा से आजाद किया जा रहा है, कार्य से मुक्त किया जा रहा है, बुद्धि से हीन किया जा रहा है, लक्ष्य से भ्रष्ट, यानी इन सब में अलग होने का भाव जहाँ प्रकट हो रहा हो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। और इनका समस्त पद बनाने के समय में हमें इससे परसर्ग चिन्ह का लोप करना होगा, तभी बनेगा धर्म विमुख, सेवा मुक्त, कार्य मुक्त, बुद्धि हीन और लक्ष्य भ्रष्ट। अगले शब्द हैं चरित्रहीन, चरित्र से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जन्मान, जन्म से अंधा। स्नेह रिक्त, स्नेह से रिक्त। इन सब के अर्थों को समझिए। चरित्र से ही मतलब कि चरित्र होता है आपका कैरेक्टर, कैरेक्टर से अलग हो जाना यानी बिना चरित्र वाला होना। गुणों से हीन मतलब गुणों से अलग हो जाना, गुणों से हीन हो जाना। ऋण से आजाद हो जाना, जन्म से ही अंधा होना। स्नेह से रिक्त यानी स्नेह के से खाली।
तो इन सब में अलग होने का भाव है, लेकिन बात करें तो इन्हीं शब्दों के अर्थ है ये, क्योंकि जो समस्त पद का विग्रह होता है वह समस्त पद का अर्थ ही होता है, जिसे हम विग्रह के रूप में जानते हैं। चरित्रहीन कहते हैं ना, ये वह व्यक्ति चरित्रहीन है, यानी कि उसका तो कोई चरित्र ही नहीं है, कैरेक्टरलेस है। और गुणहीन मतलब ये तुम तो गुणों से हीन हो। गुणों से हीन का मतलब जिसमें गुणों का अभाव है। मैं तो आज ऋण मुक्त हो गया, मतलब ऋण से आजाद हो गया। जन्मांध, वह तो जन्म से ही अंधा है, यानी कि साथ ही चलती आ रही है उसकी ये प्रक्रिया। अंधा है यानी कि आंखों से रहित है। स्नेह रिक्त है, मेरा हृदय आज स्नेह रिक्त हो गया, यानी प्रेम से खाली हो गया। तो इन सब के जो अर्थ है वही इसके विग्रह होते हैं। और जब हम इस विग्रह से समस्त पद बनाएंगे तो केवल हमें इन प्रसर्ग चिन्हों का लोप करना होगा। जैसे से प्रसर्ग से हटाने पर हमारे पास शब्द बन जाएंगे चरित्रहीन, गुणहीन, ऋण मुक्त, जन्मांध और स्नेह रिक्त। अगले समास की तरफ बढ़ते हैं। अगला समास है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। देखिए, आपने अगर कारक पढ़े हो तो संबंध तत्पुरुष कारक का चिन्ह होता है काके की, नाने नी और रारे री। देखिए, कारक में भी संबंध कारक को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि संबंध कारक जो होता है उसका क्या होता है, कारक में सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। उसका संबंध आपस में अपने अन्य संबंध संज्ञा सर्वनाम शब्दों से होता है। इसी लेकिन कारक में इसे फिर भी स्थान दे दिया गया है, क्योंकि ये प्रसर्ग चिन्हों से युक्त है। इसी तरह से हम इस समास को यहाँ पर समझेंगे कि जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप होता है वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। यहाँ हमें रा रे री और ना ने नी के संबंध को नहीं देखना, सिर्फ काके की से संबंधित शब्दों का ही बखान करेंगे हम। हमारे पास शब्द है गंगा तट, गंगा का तट, देशवासी, देश का वासी। अब गंगा तट यानी गंगाया तट है, गंगा का तट। संस्कृत में भी अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। गंगा का तट, देश का वासी, देशस्य वासी। तो यहाँ पर अगर हम का प्रसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे तो शब्द बन जाएंगे समस्त पद, अगर करेंगे तो शब्द बन जाएंगे समास विग्रह के रूप में। गंगा का तट, देश का वासी। जीवन साथी, जीवन का साथी। विद्या सागर, विद्या का सागर। राजपुत्री, राजा की पुत्री। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। लखपति, लाखों का पति। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। जीवन साथी यानी हम सफर, यानी पति या पत्नी में से कोई एक। तो का प्रसर्ग का चिन्ह है कि जीवन साथी यानी जीवन का साथ निभाने वाला साथी। विद्या का सागर, राजा की पुत्री को राजपुत्री कहा जाता है। राष्ट्रपिता कौन थे? हमारे महात्मा गांधी। मैं दिन ही दिन में लखपति बन गया, लाखों का पति बन जाना। मृत्यु का दंड दिया, उसे मृत्यु दंड दिया गया, मृत्यु का दंड दिया गया। तो ये का प्रसर्ग के साथ ही अपने अर्थ को व्यंजित करते हैं, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। आपको तत्पुरुष समास को अगर पहचानना हो कि वो किस भेद के अंतर्गत आता है तो केवल हमें कारक चिन्हों का ध्यान देना होता है कि कौन से कारक चिन्ह के साथ वो प्रयोग हो रहा है। से हो रहा है, का हो रहा है, को हो रहा है, के लिए हो रहा है, में हो रहा है, पर हो रहा है। तो इनसे ही हम पहचान लेते हैं कि ये तत्पुरुष समास के कौन से भेद के अंतर्गत आता है। और जब हम इसका प्रसर्ग इनका लोप कर देंगे तो हमारे पास समस्त पद बन जाएगा। जलधारा, जल की धारा। राजसभा, राजा की सभा। नियमानुसार, नियम के अनुसार। समयानुकूल, समय के अनुकूल। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। पराधीन, पर के अधीन यानी दूसरे के अधीन। अब इन शब्दों का अर्थ समझते हैं। जलधारा यानी जल की धारा। राज की सभा कहाँ होती है? राजाओं की जो सभा होती है। नियम के अनुसार, समय के अनुकूल, आज्ञा के अनुसार, पर के अधीन यानी दूसरे के अधीन। जल की धारा, राजा की सभा, नियम के अनुसार, समय के अनुकूल, आज्ञा के अनुसार, पर के अधीन। राजा की सभा होती है, नियम के अनुसार कार्य करने होते हैं, समय के अनुकूल चलना होता है, आज्ञा के अनुसार कार्य होते हैं, पर के अधीन, दूसरे के अधीन। जब हम इनमें से का, के, की प्रसर्ग चिन्हों का लोप कर देंगे तो हमारे पास समस्त पद के रूप में शब्द आ जाएगा। जल धारा, राजा सभा, राजसभा हो जाता है, छोटा आ की मात्रा का लोप हो जाता है। अगर राजपुत्री देखो, राजकुमार देखो तो राजा का कुमार होता है, लेकिन शब्द जब बनता है तो राज शब्द का प्रयोग होता है। नियमानुसार संधि हो गई, ए और ए की, नियमानुसार बन जाता है। समयानुकूल में भी समय अनुकूल को संधि कर दी है और ए होने की वजह से। आज्ञानुसार में भी संधि हुई है, आ के बाद ए आता है तो आ ही हो जाता है, इसीलिए आप इसमें गलती मत करना।
बेशक हम इसको बोलते अलग हैं, लेकिन जब हम इसमें से के प्रसर्ग चिन्ह हटा देंगे तो संधि के नियम अपने आप से आ जाते हैं कि अगर ए के बाद अ हो, अ के बाद आ हो तो, या आ के बाद अ हो तो वो आ ही हो जाता है। तो इन सब में अगर हम देखें तो हमारे पास अ के बाद अ ही है, इसीलिए इसे आ हो जाएगा और शब्द बनेंगे नियमानुसार, समयानुकूल, आज्ञानुसार और पर के अधीन, पराधीन। ठीक है। अब आते हैं अगले समास की तरफ, जो है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समासपद है शरणागत, यानी शरण में आकर, शरण में आया हुआ। देखो यहाँ पर भी में पर सर्ग का अगर हम लोप कर देंगे तो शब्द बन जाएगा शरणागत। ए और आ मिलके आगुण होकर के संधि के रूप में शरणागत शब्द बनेगा। शरण में आया हुआ, अगर हम इसका एक विग्रह देखें तो इसे शरण को आगत भी कहा जाता है, जो कि हमारा कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। देखिए अगले शब्द देखते हैं। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। पेट दर्द, पेट में दर्द। दानवीर, दान में वीर। गृही प्रवेश, गृही में प्रवेश। विचार मग्न, विचार में मग्न। नगर निवास, नगर में निवास। कार्य कुशल यानी कार्य में निपुण होना, पेट में दर्द होना, दान में वीर होना। दानवीर किसे कहा जाता है? अगर आप महाभारत देखिए तो उसे कर्ण को कहा जाता है। गृही प्रवेश, गृही में प्रवेश यानी घर में प्रवेश करना। विचार में मग्न होना, नगर में निवास करना। अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमने सिर्फ कार्य कुशल, पेट दर्द, दानवीर, गृह प्रवेश, विचार मग्न और नगर निवास शब्दों का अर्थ लिखा है। अब इन अर्थों में से अगर हम इस में पर सर्ग चिन्ह को हटा दें तो ये हमारा हो जाएगा समस्त पद। और में पर सर्ग जहां भी आपको दिखाई दे आपको उत्तर लिखना है, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष। और इसका समस्त पद बनाने के समय में हमें सिर्फ इसके परसर्ग चिन्ह का लोप करना है। कार्य कुशल, पेट दर्द, दानवीर, गृही प्रवेश, विचार मग्न, नगर निवास। अगला शब्द है बेटा हमारा युद्ध निपुण, आनंद मग्न, ग्रामवास, कुल श्रेष्ठ, व्यवहार कुशल, नीतु निपुण। अब अगर बात करें युद्ध में निपुण यानी युद्ध में कुशल, आनंद में मग्न यानी डूबा हुआ, ग्राम में वास यानी गांव में रहने वाला, कुल में श्रेष्ठ जो कुल में अच्छा है, व्यवहार में जो कुशल है यानी अच्छा है, नीति में जो निपुण है यानी चालाक है, नीति के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है। तो इन सब का ये अर्थ है। और अगर इन अर्थों में से हम में पर सर्ग चिन्ह का लोप कर देते हैं तो हमारे पास शब्द बनता है युद्ध निपुण, आनंद मग्न, ग्रामवास, कुल श्रेष्ठ, व्यवहार कुशल, नीति निपुण। देखो समस्त पद बनाने में बहुत मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसानी होती है, क्योंकि हमें केवल परसर्ग चिन्ह का लोप करके समस्त पद के रूप में शब्द सामने मिल जाते हैं। और जब हमें इसका समास विग्रह करना होता है तो केवल हमें उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ लिखने हैं युद्ध में निपुण, में, ग्राम में वास, कुल में श्रेष्ठ, व्यवहार में कुशल, नीति में निपुण। आगे है लोकप्रिय, लोक में प्रिय जो लोगों में प्रिय है। धर्म में जो वीर है, धर्मवीर है। रण कौशल है, रण में कौशल दिखाने वाला। कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। इनके अर्थ हैं ये लोकप्रिय, लोगों में प्रिय है जो उसे लोकप्रिय कहते हैं, ये गीत लोकप्रिय हो गया है। वह धर्मवीर है, धर्म में वीरता दिखाने वाला है। रणकौशल, रणकौशल हर किसी में होना चाहिए, युद्ध में कौशल दिखाने का समय हमें मिलता ही है। कानों में फुसफुसाहट को हम कहते हैं कानाफूसी, उसका काम तो सारा दिन कानाफूसी करना है, यानी दूसरों के कानों में फुसफुसाहट करता रहता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार जो होते हैं उन्हें ही घुड़सवार कहा जाता है। मैं एक अच्छी घुड़सवार हूँ। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, यानी कि कहते हैं ना उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं है, यानी आत्मा पर विश्वास है उसे अपने की वो इस कार्य को कर पाएगा या नहीं। तत्पुरुष समास के अंतिम संभेद की तरफ बढ़ते हैं, वो होता है हमारा न्याय तत्पुरुष। जिस समास पद में पहला पद निषेधवाची होता है उसे न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी कि जो निषेध को दर्शाने वाला होता है। ए, अन, इन शब्दों का प्रयोग इस समास में होता है। निरुपसर्ग का भी होता है। अनपढ़, अन का अर्थ होता है नहीं, पढ़ मैंने पढ़ा यानी न पढ़ा। असत्य, न सत्य, सिर्फ अ जो है या अन जो है वो नी जो है वो सब न में परिवर्तित हो जाएंगे। इस समास के अर्थ को समझना बहुत आसान है। देखो अन का अर्थ होता है नहीं, पढ़ मैंने पढ़ा हुआ यानी न पढ़ा। असत्य यानी जो सत्य नहीं है यानी न सत्य, असत्य। अभाव यानी न भाव,
जिसमें भाव नहीं हो। अनुदार यानी नए उदार, जिसका हृदय उदार ना हो। नास्तिक नए आस्तिक, जो आस्तिक नहीं है। असफल नए सफल, जो सफल नहीं है। अज्ञान नए ज्ञान यानी कि अज्ञान। अनिच्छा यानी नए इच्छा, बिना इच्छा के। हमें क्या करना है कि अ हो या अन हो, उसको केवल नए में परिवर्तित करना है, और जब वो नए के रूप में सामने आ जाए तो हमें उसको देखना है। हमें देखना होता है कि वो किसके साथ जुड़ता है, यानी कि नए के भाव को प्रकट करता है, अन के भाव को प्रकट करता है। कहीं पर ये अ के रूप में होता है, कहीं पर ये अन के रूप में है। जैसे अभाव, अन, यहाँ पर अन आ जाएगा। यहाँ पर न के रूप में है तो ना आ जाएगा नास्तिक। सिर्फ न का प्रयोग भी होता है। न सफल, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ अ हो जाएगा, यहाँ अन हो जाएगा। आगे शब्द देखिए, अधर्म यानी कि नए धर्म, यहाँ अ के रूप में है। अनीति न नीति, यहाँ भी अ के रूप में है। पठित अपठित, यहाँ पर भी अ के रूप में है। न पठित यानी जो पढ़ा हुआ नहीं है। अमर यानी जो न मरे। असंभव यानी जो न संभव हो। अनहोनी यानी न होनी हो, यानी कि जो नहीं होनी थी, यहाँ पर अन के रूप में है। यानी अधर्म का क्या मतलब होता है कि जहाँ धर्म नहीं होता। अनीति जहाँ नीति नहीं होती। अपठित जो पढ़ा हुआ नहीं होता। अमर जो मरे नहीं। असंभव जो संभव ना हो। अनहोनी जो नहीं होनी हो। तो न के भाव को, निषेध के भाव को प्रकट करता है नय तत्पुरुष समास। फिर आता है अनाथ, नयनाथ, यानी यहाँ पर भी ए का जो अर्थ है वो नय के रूप में है। अयोग्य नय योग्य। अनंत नय अंत। अनर्थ नय अर्थ। अजर नय जर। अनदेखी नय देखी, यहाँ अन के रूप में है। देखो, अनाथ यानी जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई स्वामी ना हो, उसे हम अनाथ कहते हैं। जिसमें कोई योग्यता नहीं होती उसे हम अयोग्य कहते हैं। जिसका कोई अंत नहीं होता उसे हम अनंत कहते हैं। जो बिना अर्थ के होता है उसे अनर्थ कहा जाता है। जिसमें बुढ़ापा नहीं होता उसे अजर कहा जाता है। जो ना देखा गया उसे अनदेखी कहा जाता है। तो ये न के भाव को प्रकट करते हैं नय तत्पुरुष समास के भाव। फिर है अनादर, यानी कि नय आदर, जहाँ आदर ना हो। अनादि जिसका आदि ना हो। अकुशल यानी नय कुशल। अस्थिर यानी न स्थिर। अनचाही मतलब न चाही हुई। अनश्वर यानी न नश्वर, यानी कि न के भाव को प्रकट कर रहे हैं ये सारे शब्द। कहते हैं उसका अनादर हुआ, यानी कि आदर नहीं हुआ। अनादि काल से चला आ रहा है, यानी कि जिसका कोई आदि नहीं है, आरंभ भी नहीं है। अकुशल यानी कुशलता ना होना। अस्थिर मतलब स्थिर ना होना। न चाहना अनचाही। अनश्वर जो नश्वर नहीं है, अर्थात जिसका नष्ट, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। अब आती है, अब अगले समास की बात करें तो कर्मधारय समास की। देखो, कर्मधारय समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। देखो, मैंने आपको बताया थे कि रचना के कौन से दो रूप होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक उत्तर पद, दोनों मिलकर ही समस्त पद बनाते हैं। तो किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद। तो हमारा जो तत्पुरुष समास था उसमें उत्तर पद प्रधान था, और कर्मधारय समास है इसमें भी उत्तर पद प्रधान है। जैसे कि दुष्चरित्र बुरा है जो चरित्र, अब चरित्र है वो प्रधान है कि वो कैसा है, अच्छा है बुरा है, तो वो जो प्रधान होता है वो उत्तर पद है यहाँ, और जो गौण है वो पूर्व पद यानी बुरा है। इनके पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे समस्त पद में विशेषण विशेष्य के भाव को देखें कि परमेश्वर, यानी कि विशेषण है वो परम है, विशेष्य है वो ईश्वर है। विग्रह है परम है जो ईश्वर। अंधविश्वास अंधा है और विश्वास है विशेष्य। अंधा है जो विश्वास, विश्वास कैसा है, अंधा है। तो एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। साधारण भावों को प्रकट करने के लिए हम विशेषण और विशेष्य के भाव लेते हैं, जबकि मुख्य किसी विशेष वस्तु से जहाँ तुलना की जा रही हो वहां पर हम उपमान उपमेय के संबंध को लेते हैं। अब यहाँ पर उपमेय उपमान है। उपमेय जिसकी उपमा, जो उपमा के योग्य है, यानी जो पद पंकज और विद्याधन शब्द है हमारे पास। पद जो है वो उपमा के योग्य है, किसके उपमा के योग्य है, पंकज की, यानी कमल के समान। विद्याधन विद्या के समान धन या विद्या रूपी धन। तो समास विग्रह में जब हम लिखेंगे पद पंकज के समान यानी कमल के समान, तो पंकज यहाँ पर उपमान है जिससे उपमा दी जा रही है। पद यहाँ पर उपमेय है जिसकी जो उपमा के योग्य माना जा रहा है। तो ये विशेष वस्तु है कमल, धन भी एक विशेष वो है, तो वहां पर कर्मधारय समास में उपमान उपमेय का संबंध आएगा। जैसे कि उपमान तथा उपमेय में देखें कि गंगा का जल अमृत के समान है। इस वाक्य में गंगा जल की उपमा अमृत से दी गई है। यहाँ पर जल उपमेय है तथा अमृत उपमान है। जिस वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए उपमा का प्रयोग किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं, तथा जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे कर्मधारय समास के अंतर्गत आने वाले उपमान उपमेय अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है।
कई बार क्या होता है कि विशेषण शब्द का प्रयोग बाद में होता है, विशेष्य का पहले हो जाता है, उपमान का पहले उपमेय का बाद, उपमेय में पहले उपमान का बाद। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में क्या होता है, विशेषण पहले आता है, उपमान पहले आता है और जो उपमेय होता है वो बाद में आता है। कर्मधारय समास के अन्य उदाहरणों से परिचित हो जाते हैं। देखो, अकाल मृत्यु, असमय है जो मृत्यु। अकाल का अर्थ होता है अकाल मैंने समय, असमय है जो मृत्यु। का पुरुष, का अर्थ होता है कायर, यानी कायर है जो पुरुष। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नील गाय, नीली है जो गाय। महाजन, महान है जो जन। ये देखो विशेषण विशेष्य संबंध से संबंधित उदाहरण है। अकाल मृत्यु कहते हैं अकाल समय आ गई जो मृत्यु। कायर है जो पुरुष, से का पुरुष कहा जाता है। नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है, नीला है, ये विशेषण बता रहा है, उसकी कंठ की विशेषता बता रहा है नीला शब्द। नीली है जो गाय, महान है जो जन। अब देखो, कंठ है, मृत्यु है, पुरुष है, गाय है, जन है, ये उत्तर पद हैं और यही हमारे यहाँ पर प्रधान है। महादेव, महान है जो देव। महात्मा, महान है जो आत्मा। महाराजा, महान है जो राजा। सज्जन, सत्य है जो जन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। ये देखो साधारण भावों को प्रकट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध देखने को मिलेगा। देखो हमें क्या करना है, इनका अर्थ लिखना है। महादेव कौन है, जो महान देव है। महात्मा कौन है, जो इसकी महान आत्मा है। महाराजा कौन है, जो महान राजा है। सज्जन कौन है, जो सत है जो जन। काली है जो मिर्च। तो सिर्फ है और जो सर्ग का प्रयोग है और जो अन्य शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और जब हम समस्त पद बनाएंगे तो इन्हीं शब्दों का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। अगर है और जो हटा दे तो शब्द बन जाएगा महादेव, महात्मा, महाराजा, सज्जन, काली मिर्च। अंधकूप, अंधा है जो कूप। अहला मानस, भला है जो मानस। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। काला धन, काला है जो धन। अब इन सब है जो का लोप कर देंगे तो हमारे समस्त पद के रूप में आ जाएगा। अंधाकूप यानी अंधा है जो कुआं। भला है जो अच्छा है जो व्यक्ति। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। प्रधान है जो अध्यापक यानी प्रिंसिपल। प्रधान है जो मंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर। काला धन यानी कि बुरा है जो धन, काला है जो धन। फिर आता है सद है तो धर्म, सत्य है अच्छा है जो धर्म। पीतांबर, पीत है जो अंबर यानी पीले है जो वस्त्र। महर्षि, महान है जो ऋषि। महारानी, महान है जो रानी। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन। परम आनंद, परम है जो आनंद। तो है जो अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है कर्मधारय समास के विग्रह के लिए। सतधर्म, सत्य है यानी कि सच्चा है जो धर्म। पीत है जो अंबर, पीले है जो वस्त्र। अंबर मैंने वस्त्र, पीत मैंने पीला। महर्षि, महान है जो ऋषि। महर्षि कौन थे, वाल्मीकि थे। महारानी, महान है जो स्त्री। शुभ आगमन, शुभ मैंने अच्छा है जो आगमन किसी का आना। परमानंद यानी परम को आनंद यानी परम है जो अच्छा। महान है जो आनंद, अच्छा आनंद। कृष्ण सर्प, कृष्णम का अर्थ होता है काला। काला है जो सर्प यानी सांप। रक्त कमल, रक्त मतलब लाल। लाल है जो कमल या रक्त है जो कमल। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर यानी सफेद है जो वस्त्र। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। नील गगन, नीला है जो गगन। अध पका, आधा है जो पका हुआ यानी कि है। और जो अन्य शब्दों को जब हम हटा देंगे तो शब्द बन जाएंगे काल सर्प, कृष्ण सर्प, रक्त कमल, श्वेतांबर, संधि हो जाएगी लाल टोपी, नील गगन और आधा पका यानी अध पका। अध का अर्थ होता है आधा। अब आती है बात उपमान और उपमेय की। अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने विशेषण और विशेष्य के बारे में जाना था, अब हम उपमेय और उपमान के बीच में जानेंगे। यहाँ पर पूर्व पद उपमेय है जिसका वर्णन होता है। उत्तर पद उपमान जिसमें उपमेय की तुलना की गई होती है। जैसे पुत्र है उपमेय यानी कि जो उपमा के योग्य है। नर है जो है उपमा के योग्य है। शब्द है हमारे पास पुत्र रतन और नर सिंह। उपमान है रत्न और सिंह। पुत्र रूपी रतन, नर सिंह के समान। देखो अब सिंह के, नर के समान तो सिंह नहीं हो सकता, तो विग्रह करते समय जो है वो हमारा उपमान आगे आ जाएगा और जो उपमेय है वो बाद में आ जाएगा। तो नर यानी सिंह के समान। विद्याधन, विद्या रूपी धन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। मुख चंद्र, मुख के चंद्र के समान या चंद्र के समान मुख भी लिख सकते हैं आप। विद्या यहाँ पर उपमान है, उपमेय है और ये धन उपमान है। क्रोध उपमेय है, ये उपमान है। मुख उपमेय है, चंद्र उपमान है। अब है उपमान उपमेय कर्मधारय। देखो कई बार क्या होता है कि हम उपमान को आगे ले जाते हैं, उपमेय को पीछे ले जाते हैं। तो कमल नयन, कमल के समान नयन। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। घनश्याम, घन के समान श्याम। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष।
तो कर्मधारय समास में अभी क्या है, उपमान आगे आ गया है, उपमेय पीछे चला गया है। नयन जो है वो उपमा के योग्य है और कमल है वो उसका उपमान है। ऐसे ही लोचन है, ऐसे ही श्याम है, ऐसे ही प्रिय है, ऐसे ही पुरुष है। अब यहाँ उपमेय बाद में है और उपमान पहले है। फिर आता है हमारा कनक लता, कनक के समान लता, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो आपको विशेषण और विशेष्य और उपमान उपमेय में अंतर समझ आ गया होगा कि जहाँ किसी विशेष वस्तु से किसी की तुलना की जाती है वहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि जहाँ पर कि साधारण बातों की बात की जा रही है वहाँ विशेषण विशेष्य, और जब यहाँ किसी विशेष वस्तु से तुलना की जा रही होती है वहाँ उपमान उपमेय का संबंध होता है। कभी कभी विशेष्य विशेषण से पहले आ जाता है, जैसे पुरुषोत्तम में पुरुष जमा में उत्तम, पुरुष विशेष्य पहले आया है और उत्तम विशेषण बाद में। ऋषिवर में ऋषि विशेष्य पहले आया है और विशेषण वर बाद में। कभी कभी दोनों ही पद विशेषण होते हैं, जैसे शीत और उष्ण दोनों पद विशेषण है। नीला पीला नीला और पद दोनों ही पद विशेषण है। शीतोष्ण शीत और उष्ण, नीला और पीला, देखो है तो बेशक ये यहाँ पर द्वंद्व समास, लेकिन ये द्वंद्व ना होकर के कर्मधारय समास है, क्योंकि ये विशेषण शब्द को दर्शा रहा है, विशेषता बतला रहे हैं। अब आपके लिए गृह कार्य है। देखो कल आपने 5 प्रश्न किए थे, आज हमारा अगला प्रश्न है पहले का ही छठा भाग, नए तत्पुरुष से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अपादान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष में क्या अंतर है, यानी कि अपादान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष समास में क्या अंतर होता है। निम्नलिखित समास पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये 10 शब्द आपके सामने है। पहला है भुखमरा, दूसरा है देवमूर्ति, तीसरा है संचार गृही, चौथा है देश रक्षा, 5वां है विचार मग्न, 6ठा है जगबीती, 7वां है लाल टोपी, 8वां है महापुरुष, 9वां है नील गाय, 10वां है करकमल। अब आप इसको विग्रह करेंगे समासपद से और उसका नाम लिखेंगे कि इनके नाम क्या हैं, ये कौन समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कल के गृह कार्य की चर्चा करते हैं। कल का आपका गृह कार्य का पहला प्रश्न था कि समास से क्या अभिप्राय है, समास किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास। समास विग्रह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। उदाहरण देख लो, व्यवहार कुशल हमारा समस्त पद है, व्यवहार में कुशल हमारा समास विग्रह है। समास के कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखिए। देखो समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, विगु समास और द्वंद्व समास। समास रचना में पद प्रयुक्त कौन से होते हैं, समास रचना में प्रयुक्त पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद। तत्पुरुष समास के उपभेदों का परिचय सा उदाहरण दीजिए। तत्पुरुष समास में निम्नलिखित भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष होता है, ग्रामगत। करण तत्पुरुष का उदाहरण देखें तो हस्तलिखित, ग्रामगत का गांव को गया हुआ। करण तत्पुरुष में देखें तो हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष देखें तो देव बलि, देव के लिए बलि। अपादान तत्पुरुष यानी मार्ग से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष राजा का कुमार, राजकुमार। अधिकरण तत्पुरुष ध्यान में मग्न और न्याय तत्पुरुष नैनाथ इति अनाथ। तो अब आपको ये समास समझ में आ गया होगा, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के बाकी भेदों की चर्चा की थी हमने यहाँ पर, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और न्याय तत्पुरुष। ठीक है, और साथ ही हमने कर्मधारय समास की चर्चा की थी। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे बाकी बचे हुए 4 समासों की, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।